हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग टर्म में अगर हम लोग आते हैं तो लगभग हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक। हाँ, लॉस तक, यानी कि 15 नंबर तक। और आगे हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्या। इसके पहले एक बार देख लीजिए, हमने आपको बताया था ये कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है और लॉस क्या है। आ समझ में ना। देखिए, वो जो सिंपल एक शब्द अगर हम बताएं और जो पूछा जाए कि अकाउंट क्या है, तो अकाउंटिंग करके स्टेटमेंट और जो तैयार करेंगे जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एक पे दिखाई देगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंट क्या है। बिजनेस क्या है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम करें वो क्या कहलाएगा, बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार के होंगे, ठीक। उसका बताया था क्या, प्रोप्राइटर, कि कोई बिजनेस है और व्यक्ति अगर जिसमें पैसा लगा रहा है उसका जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है तो वही क्या कहलाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, समय अवधि, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, वही क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होगा, कि जहां जहां पे सभी अकाउंट्स का समूह यानी कि ग्रुप बनाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट। एंटिटी, बिजनेस का अस्तित्व वही हमारा क्या कहलाता है, एंटिटी, जैसे बिजनेस का नाम। उसके बाद अगला क्या बताए थे, ट्रांजेक्शन, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है वही क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन। और उस ट्रांजेक्शन के बीच कुछ न कुछ वैल्यू, वही क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन। और उसका क्या बताए थे, तो वे वस्तुएं जो बिजनेस को चलाने के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से काम आती है वो क्या कहलाती है। और एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स और दूसरा, उसका बताए थे क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा, कॉस्ट, यानी कि वह पैसा जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया हुआ हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। अगला क्या बताया थे, कैपिटल क्या होगा, हाँ, बिजनेस के मालिक द्वारा लगाया गया धन बिजनेस में क्या कहलाएगा, कैपिटल। इनकम की एक्सपेंस से रिवेन्यू जितना अधिक होगा वही क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, हाँ, गुड्स को उत्पादन से लेकर के और सेल करने तक बीच में जो भी खर्च आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। और प्रॉफिट क्या कहलाएगा, हाँ, जो एक अगर जो टाइम पीरियड ले लें और उस टाइम पीरियड में एक्सपेंस से रिवेन्यू जितना अधिक होगा वही क्या होगा। और गेन क्या होगा, किसी एक ट्रांजेक्शन से अगर जो प्रॉफिट हुआ आपको तो वो क्या कहलाएगा। और इसका बताया था क्या, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड में अगर जो कुछ अमाउंट हम एक्सपेंस ज्यादा कर दे और रिवेन्यू कम कमाए तो एक्सपेंस जितना अधिक हुआ रिवेन्यू से वही हमारा क्या होगा। और अगला आज हम लोग को जानना है क्या, अगर जो पूछा जाए डिस्काउंट क्या है, तो छूट। जो देखिए यहाँ पे दे रहा है, किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन यानी कि छूट या कटौती डिस्काउंट कहलाता है। कोई गुड्स खरीदने गए और उसका एमआरपी अगर जो 100 रुपया दिया है और उसमें हमको 10 रुपया छूट मिल गया तो वो 10 रुपया हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। और वो डिस्काउंट, डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। पहला क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश। सिंपली पूछा डिस्काउंट क्या है, तो गुड्स के एमआरपी यानी कि प्राइस पे जो भी हमको छूट या कटौती मिलता है वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, पहला क्या, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। अब रही बात की ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि अगर जो हम मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है कि अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीदना और नया गुड्स उत्पादन करके उसको सेल करना। अब अगर जो हम ये मार्कर पे नया नया भी बना रहे हैं, हम चाहते हैं ये मार्केट में ज्यादा बिके, इसको इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब वही हम सेल करें तो किससे करेंगे, होलसेलर से ही करेंगे ना। कि हम एक बार अगर ये गत्ता है उसमें 10 मार्कर पेन है तो एक ही बार हम सेल करेंगे, एक हम सेल करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है, मैन्युफैक्चरर का। हम सेल किससे करेंगे, होलसेलर से। और वह होलसेलर क्या करेगा, वो भी ऐसे एक दो नहीं सेल करेगा, वो भी डब्बा ही सेल करेगा, लेकिन किससे, रिटेलर से। किससे सेल करेगा, रिटेलर। इसका प्रोसेस समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने लिए मैन्युफैक्चरर, क्या ले ली, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से सेल करे किससे, होलसेलर। किससे, होलसेलर। और होलसेलर सेल करे किससे, रिटेलर। किससे, रिटेलर। और रिटेलर सेल करे किससे, कस्टमर। किससे, कस्टमर। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर, और होलसेलर किसको देता है, रिटेलर। और रिटेलर किसको देता है, कस्टमर।
अब ये ऐसा प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहेगा नहीं कि होलसेलर हमको छोड़कर किसी और पास गुड्स खरीदने जाए। आ रहा समझे ना? तो ये होलसेलर क्या कहेगा कि अगर ये 100 रुपए का गुड्स है तो एक काम करिए, 100 रुपए हम दूसरे किसी सेल करते हैं, लेकिन आप हमको इसमें 10 रुपए कम दे दीजिए, आप हमको कितना दे दीजिए? 90। आ रहा समझे ना? तो ये होलसेलर क्या समझेगा, हम अदर कहीं खरीदेंगे तो हमको 100 रुपया मिलेगा और यहाँ कितने रुपए मिल रहा है? 90। तो सब कुछ यही चाहता है ना कि 10 रुपए हमको डिस्काउंट मिले तो हमारा उतना प्रॉफिट होगा। आ समझे ना? तो इसको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन जब ये होलसेलर लेकर के जाएगा, इसको 10 रुपए डिस्काउंट मिला था ना, लेकिन कस्टमर के प्राइस में 10 रुपए डिस्काउंट नहीं दिखाएगा, बल्कि दिखाएगा 100 रुपए। कितना? 100 रुपए हम खरीदे हैं और इसमें ज्यादा नहीं, मात्र हम कितना ले रहे हैं आपसे? 110 रुपया। एक काम करिए, आप 5 रुपया हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी का आप 105 रुपया हमको दे दीजिए। आ रहा समझे ना? तो अब रिटेलर को क्या लगेगा कि खरीद के लाया था 100 रुपया में, दूसरे किसी से बेचेगा तो वो कितना लेगा? 110 रुपये, लेकिन 5 रुपये हमको डिस्काउंट दे देगा, हमारे पास कितना बचा है? बस हम 105 देना हो रहा है, 5 रुपये तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अब ये लेके आएगा रिटेलर, तो ये कितना दिखाएगा? 110 ही दिखाएगा, अपना डिस्काउंट नहीं दिखाएगा। क्योंकि आप लोग देखें, और आपका बिल्कुल कोई पर्सनल व्यक्ति का दुकान हो ना, जाएंगे तो कहेगा पता है क्या, पर्ची दिखा देना, देख लीजिए हम कितना में खरीद करके लाए। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा क्यों कह देते हैं? क्योंकि उनको डिस्काउंट अलग से मिल गया होता है, और वो डिस्काउंट आपके सामने वो दिखाएंगे नहीं। आ समझे ना? यही बिजनेस होता है। अब ये क्या करेगा, कहेगा देखिए अगर हम 110 में लेके आए हैं तो किसी अदर से सेल करें तो हम 120 में सेल करें, लेकिन एक काम करिए, आप ज्यादा नहीं, हम 5 रुपए आपको छूट दे रहे हैं, आप हमको 115 रुपए दे दीजिए। आ समझे ना? तो अब कस्टमर को भी नहीं, ये भी 120 में बेचता है, लेकिन हमको 115 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपए को क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। आ रहा समझे ना? तो अब देखिए सबको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट सबको मिला कि नहीं मिला? लेकिन प्रॉफिट भी तो सबको होगा ना। ये बेचता कितना रुपए में? 100। क्योंकि इसको बनाने में 100 रुपया लागत तो नहीं आया होगा ना। अगर 70 रुपया लागत आया होगा तभी 100 रुपया कह रहा है ना, तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा? ये कितने में खरीद के लाया था? 90। बेचा कितने रुपए में? कितना प्रॉफिट हुआ? ये कितना में ले गया था? ये खरीदा 105 में ना, ये वाला। अब ये बेचा कितना में? 115 में। कितना प्रॉफिट हुआ? और कस्टमर का लास्ट हार तो वही है, तो गुड्स को वो क्या करेगा? यूज कर। क्लियर है ना? तो ये जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, जो दे रहा है क्या? ट्रेड डिस्काउंट प्रायर मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर को दिया। ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? होलसेलर को देगा, और होलसेलर किसको देगा? रिटेलर। और तब जाकर रिटेलर किसको देगा? आ समझे ना? और आगे क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल को प्रमोट करना होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इस सेल को क्या करना है? प्रमोट करने के लिए, इस सेल को आगे बढ़ाना है। और उस सेल को आगे नहीं बढ़ाना होता तो कहेगा नहीं, 100 रुपए का तो हम 100 रुपए लेंगे, आपको कोई डिस्काउंट नहीं। तो कहेगा उससे अच्छा तो वहां पे वो हमको कम से कम 2 रुपए तो डिस्काउंट दे रहा है ना। क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सेल को प्रमोट करना है, हमारे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे तो हमारा गुड्स क्या होगा? ज्यादा सेल हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गुड्स को सेल्स को प्रमोट। जो क्या है, यह प्राय एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है, और प्राय एक इसमें होता है फिक्स परसेंटेज के रूप। सिंपली इसी के हिसाब से लेने कह रहा, होल मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू कस्टमर का हटा दें। और एक हम लोग बिजनेस ले लिए मेडिकल। क्या ले लिए? देखिए मेडिकल में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर वाले जाते हैं खरीदने के लिए, फार्मा वाले। हाँ समझे ना? तो इनको परसेंटेज में डिस्काउंट मिल जाता है, और इनको लगभग 30%, 35% ऐसा डिस्काउंट मिलता है, इसको जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं उनको। आज समझे ना? अब ये होलसेलर से रिटेलर परचेस करने आता है तो 20% या फिर 30% ये क्या करते हैं? अपना डिस्काउंट दे देते। अब इन्हीं रिटेलर से, ये तो फुटकर विक्रेता है ना, कोई मेडिकल है, अगर कोई मेडिकल वाला इनके पास जाएगा परचेस करने तो आप डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा? डब्बा खरीदेगा, जो हो जाएगा क्या? होलसेल में। आ समझे ना? अगर जो वही आप जा करके कहीं नहीं, हमको एक टैबलेट दे दीजिए और हमको 10% इस पे डिस्काउंट दे दीजिए, क्या वो डिस्काउंट देगा? आ समझे ना? और वो डिस्काउंट मैक्सिमम किसमें होता है? परसेंटेज के रूप में ही होता है।
कि अगर जो ये ले रहे हैं गुड, सपोज अगर एक डब्बा आप ले रहे हैं कोई गुड जो 100 रुपए का है, 10% पे क्या मिलेगा? डिस्काउंट। आए समझे ना? जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग शॉपिंग मॉल में जाएंगे ना, तो लिखा होता है कि 2,000 की खरीद पर 10% डिस्काउंट होता है ना, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सेल को हमको क्या करना, प्रमोट करना है। अब लोगों को लगे नहीं हम 2,000 की जब शॉपिंग कर ले रहे हैं, 10% तो डिस्काउंट ही मिल जा रहा है। आ रहा समझे ना? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सेल को प्रमोट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद अगला क्या आता है? कैश। अगला क्या आता है? कैश। अब देखिए, जैसे ट्रेड डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य था सेल को प्रमोट करना, सेल को क्या करना, प्रमोट करना, वैसे कैश डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य होता है कैश को टाइमली कलेक्ट करना। कैश को क्या करना? टाइमली कलेक्ट। जैसे सपोज करिए कि अगर जो हमारा बिजनेस है, कोई व्यक्ति आया हमारे पास कोई गुड्स खरीदने के लिए, क्या करने के लिए? कोई गुड्स खरीदने के लिए, और वहां पे हम उससे गुड्स बताए कितने का है? 1,000 रुपए। कितने का है? 1,000 रुपए। और वो हमसे कह रहा है कि देखिए कि सर हमारे पास जो है वो 900 रुपए है। कितना है? 900 रुपए है, लेकिन इस 900 रुपए में से हमको अदर भी कोई काम, क्या है? अदर भी कोई काम। एक काम करिए, आप 1,000 का दे रहे हैं तो 500 से जमा कर लीजिए, और बाकी का जो आपका कितना है, 500 रह रहा है, वो हम आपको क्या करेंगे, अगले दिन आकर के जमा कर। आज समझ लो। लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमको ये कैश टाइम कलेक्ट करना है। अब हो सकता है कहीं अगले दिन ही आएगा कि नहीं आएगा, अब कल दे देगा कि 2 दिन के बाद देगा, 4 दिन के बाद देगा। हम एक काम करते हैं, ये गुड्स हम सेल कर रहे थे कितने रुपए में? 1,000 में। लेकिन खरीदे थे कितने रुपए में? 700। और ये कितना इसके पास है? 900। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, काम करिए, आप अगर जो इससे पूरा देते रहे ना, तो हम ये 900 में आपको पूरा फाइनल कर देंगे। कितने रुपए में? 900। तो वहां हम डिस्काउंट में किस लिए? कैश को कलेक्ट करने के लिए। आ रहा समझे ना? तो यही कंडीशन है कि कैश को क्या करना होता है, कि कैश को टाइमली कलेक्ट करना हो। जैसे दिख दे रहा है यहाँ पे, बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया, एक प्रकार का ये कैश फ्लो होता है कि अगर जब आप यहाँ पे डिस्काउंट करके कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपका अमाउंट कलेक्ट नहीं होगा। जो कह रहे हैं यहाँ पे, कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया। तो दोनों डिस्काउंट क्लियर हो रहा है ना? डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट क्या होगा? तो किसी भी गुड्स की प्राइस के ऊपर डिडक्शन यानी कि छूट या कटौती क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार। कौन कौन? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? बिल्कुल देखिए, एक सिंपल समझ लीजिएगा, जो पूछा जाए ट्रेड डिस्काउंट क्या है, बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे। ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सेल्स को प्रमोट करना, और यह प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में ही होता है, अमाउंट में नहीं। ये क्लियर है ना? कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, बस ये जवाब। क्लियर है ना? अब इस कैश के बाद से यानी कि डिस्काउंट के पास अगला आता है क्या? क्या आता है? देखिए वाउचर समझना है, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल ये समझ लीजिए, अगर जो हमारा बिजनेस है, तो अपने बिजनेस को अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर जो अभी हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं, तो रजिस्टर तो जरूर होगा ना, कि अगर जो कोई व्यक्ति आया 10 रुपए का सामान खरीदा, कह दे हम अगले दिन आपको दे देंगे, तो कहीं रजिस्टर पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो जिस जगह पे लिखते हैं वही हमारा वाउचर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वाउचर। जिसका देखिए दे रहा है यहाँ पे, किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को वाउचर। अब एक ट्रांजेक्शन है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट क्या कर रहे हैं, ये कहीं नोट कर लेंगे ताकि जल्दी भूलेगा नहीं। तो एक ट्रांजेक्शन को सपोर्ट ही तो हम किए ना, ट्रांजेक्शन सपोर्ट कर कहीं लिख देंगे, हमको भूलने वाला नहीं। तो सपोर्ट करने के जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो रजिस्टर तैयार किए, वही हमारा क्या है? वाउचर। जैसे जरा कैश मेमो, इनवॉइस, चालान या रिसीप्ट। कैश मेमो क्या है? जैसे कि हम लोग सामान खरीदते हैं ना, तो छोटा सा एक बिल मिल जाता है, उसी को कैश मेमो बोला जाता है। इनवॉइस क्या है? अगर हम लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से कोई बिल मिलता है जिसपे टैक्स लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं?
चालान क्या है कि अगर जो कुछ ऐसे भी अमाउंट होते हैं जो चालान के माध्यम से पे करना होता है, उसके लिए भी एक रिसिप्ट मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा? वही वाउचर। वही क्या कहलाएगा कि जहां पे आप ट्रांजेक्शन को नोट कर रहे हैं, वो नोट करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को आप यूज कर रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या कहलाएगा? अगर तो पूछा जाए वाउचर क्या, क्या जवाब देंगे? कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किया जाने वाला डॉक्यूमेंट हमारा क्या कहलाता है? वाउचर। अगर जो हम किसी से कोई गुड्स सेल किए हैं या किसी कोई गुड्स परचेज किए हैं और जो लिखना है तो हम कहाँ लिखें? डॉक्यूमेंट में। तो वही डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या है? वाउचर। जैसे कैश मेमो होगा, इनवाइस होगा, चालान होगा या रिसिप्ट होगी। जैसे आप लोग जाके फी जमा करते हैं ना, तो फी जमा करने तो आप लोग एक रिसिप्ट मिलता है ना, तो जहां हम लोग नोट करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वाउचर। क्या है? डॉक्यूमेंट वही है ना, और डॉक्यूमेंट ही वो हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? वाउचर क्या है? ये क्लियर है ना? अब वाउचर के बाद अगला देखिए क्या कह रहा है। सिर्फ गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना, लेकिन यहाँ पे यस लग जाने का मतलब गुड्स का मतलब होगा वस्तु। गुड्स का मतलब क्या होगा? जैसे देखिए कह रहा है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं ना, सपोज कि आप एक स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किए, बुक्स खरीदते हैं और उसी को सेल कर देता है, तो जो बुक्स आप खरीद के बेचते हैं तो वह बुक्स आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु भी उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाएगा। और दूसरे शब्द में देखा जाए तो कह रहा है दूसरे शब्द में बिजनेस में पुनः सेल के लिए, सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाएगा। जैसे कि अगर जो हमें कोई गुड्स खरीद लिए और उसका उद्देश्य है पुनः उसको सेल करना है, तो वह हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। जैसे सपोज करिए हम मार्केट में गए और एक मार्कर पेन खरीद करके लेके आ रहे, और इसका ये नहीं है हमारा उद्देश्य, हम इसको खरीद के अपने पास ही रख लेंगे, तो अगर जो खरीद के हम अपने लिए यूज करेंगे हमारे लिए एसेट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसेट्स। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी वस्तु है और जो काम करे तो वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। बिजनेस में रख लिया तब तो वो एसेट्स बन जाएगा, लेकिन उद्देश्य क्या है? जिसको सेल करना है, तो यह हमारे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्लियर है ना? और गुड्स के बाद से जब अगले पेज पे जाएंगे तो अगला हमारा दे रहा है क्या? ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब क्या होगा? चित्रकला, ये होगा ना? हाँ, ड्राइविंग का मतलब होगा निजी खर्च। अभी लाइव पे हैं, लाइए। तो अभी अब जानने वाले हैं किसके बारे में? ड्राइविंग। अब ड्राइविंग क्या है? अब देखिए, अगर जो आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस में क्या करते हैं? परचेस करते हैं और सेल कर देते हैं, और उसी बिजनेस से कुछ अमाउंट आप अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए, तो वही निजी खर्च का अमाउंट क्या कहलाएगा? ड्राइविंग कहलाएगा। देखिए आपको दे रहा है ड्राइविंग बिजनेस के मालिक द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राइविंग कहलाता है। अगर हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस हम क्या करते हैं? गुड्स परचेस करते हैं और उसी को क्या कर देते हैं? सेल कर दो। आ समझे ना? लेकिन ऐसा हुआ कि हमको अपने लिए जरूरत पड़ा कुछ पैसों की, हम अपने बिजनेस से क्या कर दिए? निकाल। तो जो हम अपने बिजनेस के लिए निकाले हैं तो वही पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा? ड्राइविंग कहलाएगा। जो बिल्कुल सिंपल यहाँ दे रहा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा, जो बिजनेस का मालिक है उसके द्वारा, मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च, ये बिजनेस का मालिक यदि अपने लिए निजी खर्च कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा? अब कह रहा है ड्राइविंग मालिक की पूंजी को घटाता है। ड्राइविंग मालिक की पूंजी को घटाता है, इसका क्या मतलब होगा? हाँ, जैसे बिल्कुल सिंपल समझिए कि आप अपने बिजनेस में इस समय 1,000 रुपये लगाए। कितना लगा दिए? 1,000। तो आप जो निकालेंगे आपके बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा? ड्राइविंग कहलाएगा। अपने निजी खर्च के लिए निकाल रहे हैं ना। सपोज कि आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ी तो आप अपने बिजनेस से 100 रुपए क्या कर दिए? निकाल दिए। तो अब जो आप 1,000 लगाए थे तो अब कितना बच गया आपका? 900 बच गया है ना। कि बिजनेस के मालिक की पूंजी को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है।
और आगे कह रहा है यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइविंग कहलाता है। सपोज करिए कि हमारा जो बिजनेस है ना वो कंप्यूटर का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? कंप्यूटर। और हमारे घर पे जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर की, तो हम कहीं और से खरीदने तो जाएंगे नहीं ना। हमारे पास है तो हम सोचेंगे हम सेल करते ही हैं, एक काम करते हैं एक कंप्यूटर हम ला करके अपने घर पे लगा देते, हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकालें कि बिजनेस के लिए निकालें? बिजनेस के लिए निकालते तो वो एसेट्स बन जाता, लेकिन अपने घर के यूज के लिए निकालें यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या बन जाएगा? ड्राइविंग बन। तो बिजनेस में अगर जो कोई भी बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालेगा तो वही क्या कहलाएगा? और ड्राइविंग के बाद अगला दे रहा है क्या? परचेज। तो लगभग परचेज तो सबको पता होगा ना, क्या होगा परचेज? हाँ, कोई भी गुड्स खरीदेंगे जिसका उद्देश्य बेचना, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? परचेज। जैसे देखिए कह रहा है गुड्स को पुनः बिक्री के लिए, पुनः बेचने के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। और कह रहा है व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। कि अगर जो आपका बिजनेस है और आप किसी से दूसरे से कोई गुड्स पर खरीद रहे हैं, हम उसको सेल करेंगे तो वह प्रक्रिया आपके लिए क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। और सेम वही परचेज जैसा क्या कह रहा है? सेल्स का मतलब क्या होगा? जिसका हम व्यापार करते हैं। अगर जो हम देखा जाए अगर जो रिमोट का व्यापार कर रहे हैं, हम जो ये खरीद के लाए हमारा क्या हो गया? परचेज। अब यही हम किसी दूसरे कस्टमर से बेचेंगे तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? यानी कि सेल्स पूछा है क्या जवाब देंगे? व्यापारी जिस वस्तु का या जिस माल का व्यापार करता है वो क्या कहलाता है उसके लिए? सेल्स क्या? तो अभी हमने आपको जो जो बताया क्या क्या, तो सबसे पहले हम आपको बताया डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या क्लियर है ना? वाउचर क्या है? ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उस ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें वो क्या कहलाएगा? उसके बाद से गुड्स, कोई व्यापारी है जिस वस्तु का व्यापार करेगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा? और गुड्स के बाद अगला क्या होता है? ड्राइविंग क्या होगा? बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च क्या कहलाएगा? और परचेज, हाँ हाँ, खरीद के बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? और वही सिर्फ बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अब इसका कह रहा परचेज रिटर्न, और फिर क्या कह रहा है? रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस। अब पहले कह रहा है परचेज रिटर्न और दूसरा कह रहा है, अगर जब आपको परचेज क्या है पता है, सेल्स क्या है पता है, तो आप परचेज रिटर्न आसानी से निकाल सकते हैं और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगा कि यदि किसी कारण और जो हम गुड्स परचेज किए हैं और उसको वापस कर दे तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा? तो जो गुड्स हम सेल किए यानी कि बेचे हैं और किसी कारण से वो कस्टमर हमारे पास लाके वापस कर दे तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न। इतना क्लियर है ना? तो आप लोग जवाब दीजिए सेल्स रिटर्न क्या होगा? कस्टमर के द्वारा वापस किए जाने वाली गुड्स की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न। और परचेज रिटर्न, परचेज किया गया गुड्स किसी कारण से यदि हम वापस करें तो क्या कहलाएगा? परचेज। तो लगभग ये चारों क्लियर है ना? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद से अगला हम लोग आ जाता है क्या? अच्छा, स्टॉक का नाम इसके पहले कभी आप लोग सुने होंगे ना? क्या? हाँ, जैसा कुछ हम लोग कोई कहीं सामान खरीदने जाते हैं ना, उसके पास नहीं रहता है, कहता है ये हमारे स्टॉक में नहीं है। या फिर अगर जो कोई अकाउंटेंट बैठा रहता है हम उससे गुड्स बोलते हैं तो अपने दूसरे कर्मचारी से बोलता है थोड़ा देखना ये हमारे स्टॉक में है कि नहीं। स्टॉक का मतलब क्या होगा कि ऐसा गुड्स जो अनसोल्ड हो यानी कि बेचा ना गया हो लेकिन बेचने के लिए बिजनेस में रखा गया, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है स्टॉक ऐसा अनसोल्ड गुड्स यानी कि जो अभी बेचा न गया हो, ऐसा वस्तु जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस, चाहे गोदाम पे हो या शॉप पे हो, दुकान पे हो, रखा गया है, किसके लिए? सेल के लिए रखा गया हो, तो वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाएगा। तो वही गुड्स क्या कहलाएगा? स्टॉक। और आगे दे रहा है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है। तो फाइनेंशियल ईयर आप लोग पढ़े हैं ना? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है।
आप लोग ये बताइए कि अगर हम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च बिजनेस कर रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी कि 31 मार्च को बिजनेस हमारा बंद होगा, नहीं है ना। या अगर जो हम सिर्फ रिमोट के विक्रेता हैं, यही खरीदते हैं और यही बेचते हैं, तो क्या 31 मार्च आते आते हमारा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा? कुछ बच जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो गुड्स बच जाएगा वो भी आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। और यदि आप सेल करने के लिए जो गुड्स रखे हैं वो भी आपके लिए क्या है? स्टॉक। हाँ, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में बच जाता है गुड्स ना, वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे स्टॉक में आई तो 2 कैटेगरी बढ़ जाता है स्टॉक का, एक होता है क्लोजिंग और दूसरा होता है ओपनिंग। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्लोजिंग क्या है और ये ओपनिंग क्या है। तो चलिए अब समझ लेते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर ले लिए 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022 ले लेते हैं। कब खत्म होगा ये? 31 मार्च 2023 में खत्म होगा ना। 22 में स्टार्ट हुआ, 23 में क्या हो जाएगा? खत्म। अब अगर जो हम क्या कर रहे थे कि मार्कर पेन सेल कर रहे थे, क्या सेल कर रहे थे? मार्कर। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, हम 100 पीस खरीदे थे, बिक गया। फिर 100 पीस खरीदे, बिक गया। फिर 200 पीस खरीदे, बिक गए। क्योंकि 1 साल की बात है ना, बीच में आता रहेगा जाता रहेगा। तो ये हमारे लिए क्या है? गुड्स। और ये गुड्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है? स्टॉक। क्या है? स्टॉक। लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि 31 मार्च के पहले हम 500 पीस खरीद लिए थे या 200 पीस खरीद लिए थे। कितना पीस? 200। अब जिसमें से मात्र हमारे पास 150 बिका और बाकी का 50 पीस क्या हुआ? बच। तो जो 50 पीस बच गया है वह इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कि अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो बचा हुआ इस साल का क्लोजिंग स्टॉक यही बच गया है, तो भाई क्या कहलाएगा? 50 पीस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आने वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? तब 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा ना। और अब ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो यही 50 पीस जो पिछले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक था, तो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। कि जब आपने इस साल बिजनेस अपना स्टार्ट किया तो इस साल कितना पीस आपके पास था? 50। तो बिजनेस कितना से स्टार्ट किया? 50 पीस। और पिछले साल बस कितना गया था? 50। तो वही 50 पीस पिछले साल के लिए क्लोजिंग और आने वाले साल के लिए। क्लियर है ना। क्योंकि आप लोग देखिए मार्च चल रहा है ना, तो कहीं भी जब जाएंगे ना तो मैक्सिमम चीज यही होगा कि मार्च का क्लोजिंग चल रहा है। मार्च का क्या चल रहा है? क्लोजिंग। क्योंकि 31 मार्च जिस दिन होगा ना उस दिन पूरा ये क्या हो जाएगा? एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो स्टॉक क्या है? पहले मुझे पूछा स्टॉक क्या है, क्या जवाब देंगे? कि ऐसा गुड्स जो बिजनेस में सेल करने के लिए रखा गया वही गुड्स हमारे लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। और स्टॉक को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 2। पहला क्या है? हाँ वही क्लोजिंग पहला, और दूसरा क्या होगा? क्लोजिंग क्या कहलाएगा? कि खत्म हो रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स क्या कहलाएगा? क्लोजिंग। और फाइनेंशियल ईयर के शुरू में जो गुड्स है वो क्या कहलाएगा? क्लियर है ना। अब इस स्टॉक के बाद से आता है क्या? डेप्टर्स। और इतना रहने दे फिलहाल, ये बता दें आगे, रहने दे। तो यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा पढ़ के समझ के अच्छे से आइएगा कि कहाँ से लेकर के। हाँ, डिस्काउंट क्या है, वाउचर क्या है, गुड्स क्या है, और गुड्स के नीचे ड्राइविंग क्या है, परचेज क्या है, सेल क्या है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। क्लियर है ना। तो यहाँ तक आज आप लोग पढ़ करके आइएगा। बाकी का अगली क्लास आपको बताएंगे यही डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, रिसेबल, पेएबल, जनरल, लेजर और अकाउंटिंग। यही ऊपर से लेकर शुरू से लेकर कहाँ तक? 24। नहीं, 1 से लेकर के 24। फोटो क्लिक कर लो आज।